नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास ईडीयू विद अंकित। जी हाँ, तो आज हम आए हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, इसमें हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वो बौद्ध धर्म पर आधारित था, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया करके इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पोरस या फिर डी बिंदुसार। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 2 है, नंद वंश के अंतिम राजा को किसने परास्त किया? आपके ऑप्शन हैं ए पोरस, बी घनानंद, सी अशोक या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शन हैं ए 322 ईस्वी, बी 600 ईस्वी पूर्व, सी 322 ईसा पूर्व या फिर डी 400 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि 322 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 322 साल पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को परास्त करने में किसने मदद की? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी पोरस, सी चाणक्य या फिर डी शंकराचार्य। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को परास्त करने में चाणक्य ने सहायता पहुंचाई थी। ऐसा माना जाता है कि घनानंद को एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी, इसलिए उसने आदेश दिया कि उसे एक ब्राह्मण ला के दिया जाए। तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने चाणक्य को बुलाकर लाया, लेकिन चाणक्य थोड़ा कुरूप था और इसलिए घनानंद और उसके और भी जो दरबारी थे वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी कि चाणक्य का मजाक उड़ाते हैं। और चाणक्य इस पर क्रोधित हो जाता है और उसी समय उसके दरबार में प्रण लेता है कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को बर्बाद कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे अस्तित्व को मैं समाप्त कर दूंगा। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को परास्त करता है और एक नए राजवंश की स्थापना यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए सेल्यूकस निकेटर, बी चाणक्य, सी बिंदुसार या फिर डी अशोक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि चाणक्य। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी नागराज, सी कौटिल्य या फिर डी घनानंद। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब होगा सी यानी कि कौटिल्य। देखिए, चाणक्य के कई नाम हैं, जैसे एक तो चाणक्य हो गया, दूसरा कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, चाणक्य ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी कामायनी या फिर डी पृथ्वीराज रासो। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अर्थशास्त्र। देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक स्थिति पर लिखी गई किताब नहीं है, यानी कि ये इकोनॉमिक्स पे लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि राजनीति शास्त्र पे लिखी गई किताब है।
चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम क्षण कहाँ व्यतीत किया था? आपके ऑप्शन हैं ए कुशीनगर, बी गया, सी काशी या फिर डी श्रवणबेलगोला। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ है? श्रवणबेलगोला जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, सेल्यूकस ने अपने पुत्री हेलेन की शादी किसके साथ की थी? आपके ऑप्शन हैं ए चाणक्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी बिंदुसार। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप क्या भेंट किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 500 हाथी, बी 1000 दास या फिर सी मसाले या फिर डी चाणक्य को, यानी कि जिसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा 500 हाथी। जो सेल्यूकस था वह बाहरी आक्रांता था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया था, इसीलिए सेल्यूकस ने अपने बेटी यानी कि हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। अब चूँकि इनके बीच मित्रता हो चुकी थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इसे भेंट में दिया था। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो हाथियों के प्रति काफ़ी आकर्षित हुआ करते थे, यानी कि हाथियों ने काफ़ी आकर्षित किया करती थी। यदि वह मित्रता करते थे भारत के किसी राजा से तो वह उपहार स्वरूप हाथियों को लेते थे। यदि जीत लेते थे तो वो हाथी अपने यहाँ से अपने देश को ले जाया करते थे। अब चूँकि हाथी इनके लिए बड़ी ही अद्भुत जानवर थी, क्योंकि ये काफ़ी विशालकाय है और युद्ध में भी काम आती थी। और दूसरी बात यह है कि जो राजा जो होते थे वो हाथी पे ही चढ़ के युद्ध लड़ा करते थे। जो भारत के राजा होते थे वो हाथियों पे ही बैठ के युद्ध लड़ा करते थे, और इसलिए यह एक शाही सवारी भी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत के राजा थे वो इनका प्रयोग जंगलों में शिकार करने के लिए क्या करते थे, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है और शेर या बाघ या फिर किसी खतरनाक जानवर के द्वारा हाथी के ऊपरी सिरे तक पहुंच पाना एक कठिन कार्य होता था। तो ये जो बाहरी आक्रांता थे वो हाथियों के प्रति काफ़ी आकर्षित हुआ करते थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन से धर्म को ग्रहण किया था? आपके ऑप्शन हैं ए वैष्णव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या फिर डी जैन धर्म। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि जैन धर्म। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लेते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा किस गुरु से प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए भद्रबाहु, बी कौटिल्य, सी महावीर स्वामी या फिर डी ऋषभदेव। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि भद्रबाहु। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत था? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी घनानंद या फिर डी बिंदुसार। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपके ऑप्शन हैं ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर या फिर सी घनानंद या फिर डी पोरस। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजता है। और ये जो मेगास्थनीज है यह एक प्रसिद्ध लेखक भी था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, इंडिका की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए चाणक्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी
सेल्यूकस निकेटर या फिर डी मेगास्थनीज। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मेगास्थनीज ने। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, मौर्य काल में प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए अध्यक्ष, बी वजीर, सी कप्तान या फिर डी आमात्य। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि आमात्य। यानी कि मौर्य काल में जितने भी विभाग थे और उस विभाग पे आसीन जो अध्यक्ष होते थे उन अध्यक्षों को आमात्य के नाम से जाना जाता था, यानी कि उनके पद को आमात्य कहा जाता था। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के कितने अंग होते थे? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 8। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि 6। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 6 प्रकार की सेनाएं हुआ करती थीं। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन कौन सी थीं। पहला था नौसेना, दूसरा पैदल सेना, तीसरा था अश्वसेना यानी कि जो घोड़े पे चढ़कर युद्ध लड़ा करते थे उसे अश्व सेना कहा जाता था। चौथा हस्ती सेना था यानी कि हाथियों पे चढ़कर युद्ध लड़ने वाले जो होते थे वो हस्ती सेना के अंग हुआ करते थे। पांचवा जो था वो रथ सेना था और जो छठा था वो सैनिक सहायता विभाग था, यानी कि युद्ध के समय ये सैनिकों को सहायता पहुंचाते थे, यानी कि उनके भोजन का प्रबंध करना या फिर उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, ये इनका काम होता था। जैसे कि आजकल रसद विभाग है, हमारे आर्मी में भी आजकल रसद विभाग होता है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी सैनिक सहायता विभाग हुआ करती थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन बना? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी बिंदुसार, सी विष्णुगुप्त या फिर डी अग्निमित्र। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात बिंदुसार ही मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शन हैं ए विष्णुगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक या फिर डी बिंदुसार। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि बिंदुसार। और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन करता था? आपके ऑप्शन हैं ए सेल्यूकस निकेटर, बी मेगास्थनीज, सी चाणक्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि चाणक्य। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन हैं ए बौद्ध धर्म, बी ब्राह्मण धर्म, सी जैन धर्म या फिर डी यहूदी धर्म। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि ब्राह्मण धर्म। देखिए, बिंदुसार के जो पिता थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो जाती है व्रत रहते हुए। तो ये जो इनका जो पुत्र था बिंदुसार वो जैन धर्म से काफ़ी ईर्ष्या रखता था, यानी कि वो घृणा करता था। कहीं न कहीं उसके मन में इस बात के लिए घृणा थी कि उसके पिता जैन धर्म के मत अनुसार असमय ही मारे गए, इसलिए इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार या फिर डी बृहद्रथ। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अशोक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, अशोक के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन हैं ए कुशीनगर, बी गया, सी पाटलिपुत्र या फिर डी श्रवणबेलगोला। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है वर्तमान समय में। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, बी देवनागरी लिपि और अरबी लिपि, सी रोमन लिपि और देवनागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि और गुरुमुखी लिपि। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, अशोक के शासनकाल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी हिंदी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि पाली। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, 4 सिंहों के शीर्ष वाला स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए रोहतास, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ या फिर डी जूनागढ़। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि सारनाथ। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या फिर डी ब्राह्मण धर्म। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि बौद्ध धर्म। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी मंगोलिया, सी श्रीलंका या फिर डी कुस्तुनतुनिया। बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि श्रीलंका। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए उपगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी चाणक्य या फिर डी मनु। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि उपगुप्त। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 2, सी 5 या फिर डी 3। बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि 3, यानी कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। असल में यह इस बात पे निर्भर करता है कि अशोक ने जो अपने लेख लिखवाए हैं, यानी कि अपने अभिलेख लिखवाए हैं, वो किस प्रकार से लिखवाए हैं। और वो जो 3 भाग है उनमें से पहला है शिलालेख, यानी कि अशोक ने जिस लेखों को पत्थरों पे लिखवाया है, यानी कि पत्थरों को शेप देकर बराबर करवा के उस पे जो लिखवाया गया लेख है उसे शिलालेख कहा जाता है। दूसरा है स्तंभ लेख, यानी कि विभिन्न प्रकार के धातुओं को मिक्स करके उसका जो एक पिलर बनाया गया है, यानी कि खंभे के रूप में जो बनाया गया है और उस पर जो लेख लिखवाया गया है उसे स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है गुहा लेख, यानी कि ऐसे लेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं, यानी कि गुफाओं के अंदर जिन लेखों को लिखा गया है उसे गुहा लेख कहा जाता है। और इस प्रकार से अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, वो हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए घनानंद, बी अशोक, सी पुष्यमित्र या फिर डी बृहद्रथ। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि बृहद्रथ। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? आपके ऑप्शन हैं ए शुंग वंश, बी कुषाण राजवंश या फिर सी गुप्त वंश या फिर डी होयसल वंश। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि शुंग वंश। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्यमित्र शुंग, बी कनिष्क, सी श्रीगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। असल में ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ का सेनापति था, और जब इसे मौका मिला, यानी कि असल में जब अशोक की मृत्यु हो गई, यानी कि जब अशोक का शासनकाल ख़त्म हुआ, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में जितने भी राजा यानी कि जितने भी सम्राट हुए वो उतने प्रभावशाली नहीं थे, वो कमज़ोर थे, और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे और कमज़ोर होता गया और पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। और यही मौका मिला पुष्यमित्र शुंग को, जिसने मौका पाते ही मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक यानी कि बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीगुप्त, बी कनिष्क, सी पतंजलि या फिर डी पुष्यमित्र। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है डी, यानी कि पुष्यमित्र। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी अग्निमित्र, सी पुष्यमित्र या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि अग्निमित्र। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है मालविकाग्नि, यानी कि अंतिम में जब आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो अग्नि अंत में आएगा, यानी कि मालविकाग्नि में अग्नि अंतिम में आ रहा है, जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो नाटक है उसका नायक अग्निमित्र है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे साथ आगे भी बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोज़ आपको सही समय पे मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।